देखिए बाबू, आज हम लोग ब्लड ग्रुप रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा 2-3 दिन क्लास अब्सेंट हो गया था, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, जिस वजह से अब आज से आपका रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं ब्लड ग्रुप रक्त समूह के बारे में। बाबू, अगर आप ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, रक्त समूह की बात करते हैं, तो इससे जुड़े एक साइंटिस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। बाबू, लैंडस्टीनर साहब ने रक्त के बारे में विस्तृत अध्ययन किए और विस्तृत अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, बाबू, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। बाबू, सन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया इन्होंने कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं ना, उन सभी मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। इन्होंने बताया कुछ मनुष्यों में ए प्रकार के ब्लड ग्रुप रक्त समूह पाए जाते हैं, कुछ मनुष्यों में बी प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, कुछ मनुष्यों में ओ रक्त समूह पाए जाते हैं। अर्थात इन्होंने ए, बी और ओ रक्त समूह के बारे में बताया था। चूँकि इन्होंने सर्वप्रथम रक्त समूह के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें बाबू ब्लड ग्रुप रक्त समूह का पिता या जनक के नाम से जानते हैं। इन्हें हम रक्त समूह का पिता या जनक कहते हैं। लेकिन इनके रक्त समूह के बारे में बताने के 2 वर्ष बाद, अर्थात 1902 ईस्वी में, बाबू 2 साइंटिस्ट एक साथ जुड़े, जिनका नाम था डेस्टले और स्टर्ली। इन्होंने बताया कि ये बात तो सही है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। कुछ में ए, कुछ में बी, कुछ में ओ पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिसमें रुधिर वर्ग, बाबू, जिसमें रुधिर वर्ग यानी कि रक्त समूह ए बी भी पाया जाता है। अर्थात इन्होंने सर्वप्रथम किस रक्त समूह या रुधिर वर्ग के बारे में बताया? ए बी के बारे में बताया। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम रक्त समूह के बारे में किसने बताया था, तो बाबू कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त समूह का पिता या जनक किसे कहते हैं, तो कार्ल लैंडस्टीनर को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ए, बी और ओ रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। लेकिन आपसे पूछ ले कि रक्त समूह ए बी या रुधिर वर्ग ए बी का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर होगा डेस्टले और स्टर्ली। तो ये बाबू है कि रक्त जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन प्रश्न आता है यहाँ पर कि सर, ये रक्त के विभिन्नता का कारण क्या है? क्यों अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के रक्त पाए जाते हैं? तो होता क्या है बाबू कि मनुष्य के शरीर में एक प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं और उस एंटीजन्स के कारण ही अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग टाइप के रक्त समूह पाए जाते हैं। लेकिन अब ये समझना है कि सर एंटीजन्स होते क्या हैं? तो एंटीजन्स की अगर बात करते हैं तो इसी से रिलेटेड एक और शब्द होता है एंटीबॉडी। बाबू, रक्त समूह को समझने से पहले हमको एंटीजन्स और एंटीबॉडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बाबू, अगर मैं बात करूं एंटीजन्स और एंटीबॉडी कि सर एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है? बाबू, हमारे शरीर में 2 प्रकार के पार्टिकल, 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं।
जिनका निर्माण मुख्यतः प्रोटीन के द्वारा होता है और उसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऐसे प्रोटीन को, ऐसे पार्टिकल को बाबू हमारे शरीर में 2 प्रकार के कण मौजूद होते हैं जिसका निर्माण मुख्यतः प्रोटीन से और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। ऐसे ही कण को हम एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। लेकिन सर होता क्या है कि ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं ना, इनका निर्माण जिस प्रोटीन के द्वारा होता है उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। बाबू उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। इसी वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी को हम ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। अगर बात किया जाए कि सर इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका क्या नाम है, तो बाबू एंटीजन और एंटीबॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उसका नाम है ग्लाइकोजन। तो ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न पूछ ले कि सर एंटीजन और एंटीबॉडी किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो सर ग्लाइकोप्रोटीन का। और इस ग्लाइकोप्रोटीन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन सर इस एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर क्या है, तो बाबू आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सर ये एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंटीजन के बारे में। तो समझते हैं कि सर एंटीजन होता क्या है। देखिए बाबू, हमारे शरीर में बाहर से कुछ वेस्ट मटेरियल प्रवेश कर जाते हैं। वेस्ट मटेरियल कौन से होंगे, जैसे कोई भी वायरस प्रवेश कर जाए, कोई भी बाबू बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए या कोई अन्य पदार्थ प्रवेश कर जाए, तो बाबू जो प्रवेश करते हैं ना, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। या हमारे शरीर के भीतर ही कुछ वेस्ट मटेरियल वैसे होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कर देते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं और आरबीसी के सतह पर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में उपस्थित वैसा ग्लाइकोप्रोटीन जो आरबीसी के सतह पर उपस्थित होता है, वैसे ग्लाइकोप्रोटीन को बाबू हम एंटीजन कहते हैं, जो हालांकि एंटीजन वेस्ट मटेरियल के बने होते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और ये कहाँ उपस्थित होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे। आरबीसी का आकार कैसा होता है बाबू, बताए हुए थे, अंडे के आकार की आरबीसी होती है। और बाबू इसी आरबीसी के सतह पर ऐसे एंटीजन्स लगे होते हैं, सी शेप के होते हैं, जो ऐसे सी बना हुआ है ना, इसी आकार के एंटीजन्स होते हैं। अगर इस एंटीजन की बात करेंगे तो एंटीजन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ए और एक होता है एक होता है ए और एक होता है बाबू बी। लेकिन 2 बातें एंटीजन्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो यही है कि यह जरूरी नहीं कि सभी मनुष्यों के शरीर में एंटीजन पाया जाता है। बाबू कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, और कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिसमें एंटीजन पाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाबू हमारे शरीर में जो रक्त समूह का निर्धारण होता है ना, इसी एंटीजन के सहयोग से होता है। हमारे शरीर में जिस प्रकार के एंटीजन मौजूद होते हैं, हमारा रक्त भी उसी टाइप का होता है, उसी समूह का होता है। जैसे अगर मैं बात करूं बाबू कि अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ मैं एंटीजन एजी लिख देता हूं और यहाँ पर रुधिर वर्ग मैं लिख देता हूं, रुधिर वर्ग। अगर आपके शरीर में एंटीजन ए है तो बाबू आपका रुधिर वर्ग क्या होगा, ए होगा।
अगर एंटीजन बी है तो आपका रुधिर वर्ग क्या होगा, बी होगा। अगर एंटीजन आपके शरीर में या इस आरबीसी के सतह पर दोनों टाइप के एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हैं तो बाबू आपका रुधिर वर्ग क्या होगा, ए और बी दोनों ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सर आपके अगर शरीर में एंटीजन उपस्थित ही न हो, न ए हो न बी हो, यानी कि अगर एंटीजन शून्य हो बाबू, अगर एंटीजन शून्य हो तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, शून्य। शून्य ब्लड ग्रुप सुने हैं, नहीं सुने हैं, क्या सुने हैं बाबू, ओ ब्लड ग्रुप। ओ कैसा है, शून्य की तरह। यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई एंटीजन नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ है। अगर एंटीजन सर ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी है, अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी है, और अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर में नहीं है तो फिर हमारा ब्लड ग्रुप शून्य मतलब ओ है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ही है कि सर हमारे शरीर में एंटीजन ही रक्त समूह का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो ये था आपका एंटीजन। अब हम हल्का सा समझ लेते हैं एंटीबॉडी के बारे में बाबू, कि एंटीबॉडी क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर एंटीबॉडी की आप बात करेंगे ना, आपको तो पता ही है, इतना तो अब पता हो ही गया है कि सर एंटीजन वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर को क्या कर सकता है, नुकसान पैदा कर सकता है हमारे शरीर में। तो बाबू इस वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसका निर्माण जैसे ही हमारे शरीर में होता है उसको समाप्त करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं जो प्लाज्मा में या WBC के सतह पर उपस्थित होती हैं। बाबू प्लाज्मा के भीतर ऐसे वाई शेप में उपस्थित होती हैं, या अगर मैं कहूँ WBC के सतह पर ऐसे वाई शेप में स्थित रहती हैं। तो एंटीबॉडी क्या है, तो सर वैसा ग्लाइकोप्रोटीन जो प्लाज्मा या WBC के सतह पर उपस्थित होता है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो एंटीबॉडी होता है ना, ये हमेशा एंटीजन के विपरीत होता है। एंटीबॉडी का हमारे शरीर में निर्माण एंटीजन के विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी का कार्य क्या है, एंटीजन को समाप्त करना। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, चोर का काम है चोरी करना, अब पुलिस का काम है चोरी से बचाना। तो अगर चोर को पकड़ना है तो आप किसको भेजिएगा, चोर को भेजिएगा। चोर को भेजिएगा तो वो दोनों आपस में समझौता कर देगा, उसके विपरीत कार्य वाले को यानी पुलिस को भेजना पड़ता है। तो एंटीबॉडी का कार्य होता है एंटीजन को समाप्त करना, तो इसके विपरीत एंटीबॉडी होगा तब न समाप्त करेगा। बाबू अगर एक समान, अगर जिस प्रकार का हमारे शरीर में एंटीजन है ना, उसी प्रकार का अगर एंटीबॉडी भी आ जाए तो क्या होगा, दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो आरबीसी दिखाई दे रही है ना, सभी आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी और बाबू कुछ ही समय के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है वह एंटीजन के विपरीत होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे बाबू ये एंटीजन हो गया और यहाँ मैं एंटीबॉडी लिख देता हूँ। अब बात करता हूँ, अगर आपके शरीर में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए, इसके विपरीत यानी कि बी। अगर आपके शरीर में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर आपके शरीर में एंटीजन ए और बी दोनों आ जाए तो क्या कोई एंटीबॉडी होगी, अगर ए होगी तो ए से क्रिया कर लेगी, बी होगी तो बी से क्रिया कर लेगी, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो बाबू अगर बात किया जाए कि अगर एंटीजन दोनों उपस्थित हैं तो फिर एंटीबॉडी शून्य हो जाती है, आपके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ये था आपका एंटीजन और एंटीबॉडी। इसके बाद बाबू मैं एक ग्राफ
बनाऊंगा और उस ग्राफ के माध्यम से और आपको मैं इसको कंप्लीट समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले मैं एक ग्राफ बना लूं तो देखिए बाबू, इस ग्राफ के माध्यम से हम कंप्लीट रक्त समूह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ हमने लिखा है रक्त समूह, एंटीजन एंटीबॉडी, डोनेट मतलब रक्त किसको दे सकते हैं, और रिसीव मतलब रक्त किससे प्राप्त कर सकते हैं, यानी रक्त देना और रक्त प्राप्त करना। अब आते हैं, मान लीजिए आपके शरीर में एंटीजन, आप शरीर मतलब आरबीसी, आपके आरबीसी पर अगर एंटीजन ए उपस्थित हो तो बाबू आपका रक्त समूह का कैसा होगा, ये तो आपको पता होगा। अब आप लोग भी बताने की कोशिश कीजिए, रक्त समूह कैसा होगा सर, ए होगा। और अगर बाबू, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि आपके शरीर में जैसा एंटीजन होगा वही आपका क्या होगा, रक्त समूह होगा, और इसके विपरीत क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अब बात करते हैं कि सर अगर एंटीजन बी होगा तो रक्त समूह क्या होगा, बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगी सर, ए होगा। अगर एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हो तो रक्त समूह क्या होगा सर, ए बी होगा। और एंटीबॉडी बाबू, जब ए बी एंटीजन दोनों उपस्थित हों तो क्या कोई एंटीबॉडी हो सकती है क्या, तो सर कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगी, शून्य एंटीबॉडी होगी। अगर बाबू एंटीजन शून्य हो, जिस मनुष्य के शरीर में एंटीजन पाया ही नहीं जाता है, यानी कि एंटीजन शून्य होता है, उसका रक्त समूह क्या होता है, ओ होता है। और बाबू अगर कोई एंटीजन है ही नहीं तो क्या अभिक्रिया करेगा एंटीबॉडी से, एंटीजन रहेगा तब न करेगा। यानी कि एंटीबॉडी, यानी जिसके ब्लड में एंटीजन शून्य है उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही रह सकती हैं। अब आते हैं डोनेट और रिसीव। पहले बात करते हैं हम ए बी की। बाबू आप देख रहे हैं कि जो ए बी रक्त समूह है ना, क्या इसमें कोई एंटीबॉडी है क्या, कोई एंटीबॉडी है क्या सर, कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है तो हम बाहर से किसी का भी रक्त ले सकते हैं, उसके रक्त में कोई भी एंटीजन हो, क्या जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी है ही नहीं है तो क्या बाबू एंटीजन से क्रिया कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बाबू जो ए बी होता है ना, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो वह बाहर से किसी का भी रक्त को रिसीव कर लेता है। क्योंकि एंटीजन है ये नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी रहे रक्त में अभिक्रिया करेगा ही नहीं। तो बाबू अगर हम ए बी की बात करेंगे ना, तो ये आल सबके रक्त को क्या करता है बाबू, रिसीव करता है। इसीलिए ए बी को क्या कहा जाता है, ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बाबू इसमें एंटीबॉडी नहीं है और यह सभी के रक्त को क्या करता है, रिसीव कर लेता है। इसीलिए यूनिवर्सल बाबू रिसीवर यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। अब बात करते हैं ओ की। बाबू जब ओ की बात करते हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि ओ में क्या कोई भी एंटीजन है क्या, सर नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। जब इसके अंदर कोई एंटीजन है ये नहीं है तो हम जो ओ ब्लड ग्रुप है यह किसी के भी शरीर को दे सकते हैं। जब एंटीजन नहीं है तो किसी के भी शरीर में इसको डाल देंगे तो बाबू क्या एंटीबॉडी से क्रिया करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एंटीजन है ये नहीं है। तो बाबू एंटीजन नहीं होने के कारण ओ को हम क्या कहते हैं, यह सबको रक्त क्या कर सकता है, दे सकता है, आल को डोनेट कर सकता है। इसीलिए रक्त समूह ओ को बाबू
यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही है बाबू? AB को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबके रक्त को ग्रहण कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, क्रिया करने वाला कोई है ही नहीं। अगर बात करेंगे O को सर सर्वदाता क्यों कहते हैं, तो सर ये रक्त को किसी के भी शरीर में डाल दीजिएगा, इसमें एंटीजन नहीं होने के कारण ये किसी के भी एंटीबॉडी से क्रिया नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। अब आते हैं कि सर A किसको रक्त देगा, तो इतना तो सर पता है कि अगर A है तो A को तो आसानी से रक्त दे सकता है। इसके अलावा आप लोग सोचिए कि इसका रक्त और कौन ले सकता है। अभी अभी हमने बताया AB क्या होता है? सर्वग्राही, सबके रक्त को ग्रहण करने वाला होता है। तो क्या A के नहीं करेगा रक्त को ग्रहण? तो बाबू A को तो देगा ही, इसके साथ किसको दे सकता है? AB को दे सकता है। अब आते हैं B पर, B किसको देगा? सर B को तो देगा ही, और साथ में AB सबके रक्त को ले लेता है, तो इस वजह से यह AB वाले रक्त समूह के व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। अब बाबू AB जो है वो किसको देगा? तो बाबू AB सिर्फ किसको देता है? तो सिर्फ AB को ही रक्त देता है। अब बात करेंगे कि सर यहाँ लिख देते हैं AB को ही रक्त देता है। O की बात करेंगे तो सर A तो सर्वदाता है, ये क्या करता है? सबको रक्त दे देता है। अब बात करते हैं कि सर A किसके रक्त रिसीव करेगा, किससे प्राप्त करेगा? तो सर इतना तो पता हो गया कि A से तो प्राप्त करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। A तो A है, तो A वाले जो भी व्यक्ति का रक्त समूह A होगा उससे आसानी से ले लेगा। उसके बाद आपको बताए थे वो क्या होता है? सर्वदाता, सबको रक्त दे देता है। तो क्या A को नहीं देगा? A को भी रक्त दे देगा। तो बाबू यह A से रिसीव करेगा और O से रिसीव करेगा। B की बात करेंगे तो सर B से रिसीव करेगा, O से रिसीव करेगा। अगर AB की बात करेंगे तो सर AB को तो पता ही है कि यह आल से रिसीव करता है। अब बात करते हैं कि सर O किससे रिसीव करेगा? तो बाबू जो O होता है वह सिर्फ O से ही क्या करता है? रिसीव करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको रेयर केस कहा जाता है। जल्दी O ब्लड ग्रुप के व्यक्ति नहीं मिलते हैं, तो जो भी O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं अगर उनको खून की ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी मुश्किल के सामना करना पड़ता है, क्योंकि किस व्यक्ति को खोजना पड़ता है? O को। लेकिन इन लोगों को क्या दिक्कत है? O से भी ले सकते हैं, A से भी ले सकते हैं। O नहीं मिला तो A से ले लेंगे, A नहीं मिला तो O से ले लेंगे, B वाला B से ले लेगा, नहीं तो O से ले लेगा। तो बाबू इस बात को ध्यान देंगे। लेकिन इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है? एक एक को समझाएंगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ एक को हम समझा देते हैं, बाकी आप अपने से समझ लीजिएगा। देखिए बाबू, अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर A जो है वह B से रक्त क्यों नहीं ले रहा है, या B को रक्त क्यों नहीं दे रहा है। तो देखिए हल्का सा समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए बाबू, मान लीजिए दो व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं, एक रिंकू है और एक टिंकू है। टिंकू है, मान लीजिए रिंकू का ब्लड ग्रुप A है, टिंकू का ब्लड ग्रुप B है। अब बाबू ब्लड ग्रुप A है तो इसमें एंटीजन क्या होगा? सर एंटीजन A होगा। एंटीबॉडी क्या होगी? सर B होगी। टिंकू का ब्लड ग्रुप अगर B है तो इसका एंटीजन क्या होगा? सर B होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब इसका एंटीबॉडी क्या होगा? तो सर A होगा। अब देखिए बाबू, मान लीजिए रिंकू टिंकू को ब्लड दे दिया, यानी कि A ग्रुप वाला अगर B को ब्लड दिया, क्या होगा? ब्लड देगा तो इसके ब्लड में पहले से क्या है? A एंटीबॉडी उपस्थित है, और इसके ब्लड में कौन सा एंटीजन है?
ए एंटीजन है। जैसे ही इसका ब्लड इसके शरीर में जाएगा, इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे और अभिक्रिया कर लेंगे। और अभिक्रिया करने के बाद आरबीसी क्या हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी। ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। 2 से 4 मिनट के अंदर इस टिंकू की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो क्या बाबू ये बी को दे सकता है? नहीं न दे सकता है। क्या बी से ले सकता है? नहीं ले सकता है, क्योंकि सर इसमें बी एंटीबॉडी है और इसमें बी एंटीजन है। ये जैसे ही आएगा इसकी एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों समान हो जाएंगे और वापस से वही क्रिया दोहरा देगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए ए न बी को दे सकता है न बी से ले सकता है। यही पद्धति सभी ब्लड ग्रुप पे लागू होती है। तो आगे आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा समझने का। अब एक एक समझाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बाबू सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहा जाता है, ओ को सर्वदाता क्यों कहा जाता है। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की बातों को समझते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, अब हम लोग समझेंगे आरएच तत्व के बारे में या आरएच कारक के बारे में। आप लोग नाम सुने होंगे आरएच फैक्टर, आरएच तत्व क्या होता है, हल्का सा समझते हैं। देखिए बाबू, सन 1940 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक लैंडस्टीनर और वीनर, ये 2 वैज्ञानिकों ने एक रिसेस प्रजाति के बाबू, एक रिसेस प्रजाति के बंदर को, रिसेस प्रजाति के बंदर को, रिसेस बंदर को नहीं, रिसेस प्रजाति के बंदर को, जैसे प्रजाति अलग अलग प्रजातियां होती हैं ना, तो बंदर की भी कई प्रजाति होती हैं, उसमें एक प्रजाति होती है रिसेस। तो बाबू 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसेस प्रजाति के एक बंदर को, बंदर के रक्त को निकाल करके उससे आरबीसी को बाहर किए और बाहर करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप पर रख करके जब उसका अध्ययन किया गया ना बाबू, तो पाया गया कि उस बंदर के जो आरबीसी थी, उस आरबीसी के सतह पर ऐसे गोलाकार संरचनाएं देखी गई। इन्होंने जैसे ही माइक्रोस्कोप पर रखा, इस आरबीसी के चारों तरफ ऐसे गोल गोल संरचनाएं दिखी। जब इसका विस्तृत लोगों ने अध्ययन किया तो पाया कि यह प्रोटीन की बनी हुई एक एंटीजन है और इसका नाम उन्होंने रखा डी एंटीजन। बाद में बाबू, बाद में इसी डी एंटीजन को हम आरएच तत्व के नाम से जानने लगे, इसी को हम आरएच तत्व के नाम से जानने लगे। तो आरएच तत्व क्या होता है, तो बाबू आरबीसी के सतह पर उपस्थित गोलाकार जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसे ही हम आरएच तत्व कहते हैं। कहने का मतलब आरएच तत्व भी क्या होता है, एक प्रकार का एंटीजन होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये आरएच तत्व जो होता है वह अनुवांशिक होता है, इसका निर्माण नहीं होता, बल्कि हमारे माता पिता द्वारा हमें यह क्या होता है, प्रदान होता है बाबू। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर आरएच तत्व होते क्या हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने सेम प्रक्रिया मनुष्य के ब्लड में उपस्थित आरबीसी के साथ की। मनुष्य के ब्लड से आरबीसी को निकाल करके उसको भी माइक्रोस्कोप पर रखकर जब इन लोगों ने देखा तो पाया कि कुछ मनुष्यों में ये आरएच तत्व पाए जा रहे हैं और कुछ मनुष्यों के आरबीसी में ये आरएच तत्व पाए ही नहीं जाते हैं। तो बाबू इन लोगों ने जिस मनुष्य के आरबीसी में आरएच तत्व उपस्थित थे ना, उसके ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कहा गया और जिसमें बाबू आरएच तत्व उपस्थित नहीं थे उनके ब्लड ग्रुप को नेगेटिव कहा गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है ना बाबू, वह एबीओ सिस्टम पर, एबीओ प्रणाली पर आधारित है। जो मनुष्य होते हैं ना बाबू, मनुष्य का ब्लड ग्रुप, मनुष्य का रक्त समूह एबीओ प्रणाली पर आधारित है।
अब इस एबीओ प्रणाली का मतलब क्या होता है? एबीओ का मतलब कि इस संसार में पाए जाने वाले जितने भी मनुष्य हैं ना, उनका रक्त समूह इसी से मिल करके बना हुआ है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है। और बाबू इस एबीओ प्रणाली के अनुसार रक्त कितने प्रकार का होता है? तो रक्त बाबू 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो बाबू ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इधर लिख देते हैं ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही 8 प्रकार के हमारे एबीओ प्रणाली में रक्त पाए जाते हैं। बाबू जो पॉजिटिव, ए यहाँ नेगेटिव है। बाबू ए पॉजिटिव का मतलब क्या है? तो सर ए पॉजिटिव का मतलब यही है कि इस व्यक्ति के आरबीसी में आरए तत्व क्या है? उपस्थित हैं। तो ए पॉजिटिव मतलब आरए तत्व उपस्थित, ए नेगेटिव मतलब आरए तत्व अनुपस्थित, बी पॉजिटिव सर आरए तत्व उपस्थित, बी नेगेटिव आरए तत्व अनुपस्थित, ए बी पॉजिटिव सर आरए तत्व उपस्थित, ए बी नेगेटिव सर आरए तत्व अनुपस्थित। कहने का मतलब यही है कि बाबू जिसका रक्त समूह पॉजिटिव होता है उसमें आरएस तत्व पाए जाते हैं, और जिसका रक्त समूह पॉजिटिव नहीं होता यानी कि नेगेटिव होता है उसमें आरएस तत्व नहीं पाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि सर क्या आरएच पॉजिटिव यानी कि जिसके ब्लड में बाबू आरएच पाया जाता है वह उस व्यक्ति को रक्त दे सकता है क्या जिसके ब्लड में आरएच नहीं पाए जाते हैं? तो इसके लिए हमें कुछ प्रमुख बातों को समझना होगा, तो उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन हम लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आरएच पॉजिटिव है तो बाबू आरएच पॉजिटिव वाला हमेशा रक्त किसको डोनेट करेगा? डोनेट बाबू अगर आरएच पॉजिटिव वाला को रक्त देना होगा ना तो यह हमेशा आरएच पॉजिटिव को ही देगा। लेकिन आरएच पॉजिटिव वाला को जब रिसीव करना होगा तो बाबू यह आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों से रिसीव कर सकता है। अगर हम बात करें कि सर आरएच जो नेगेटिव है वो किसको रक्त डोनेट कर सकता है? नेगेटिव का मतलब बाबू जिसमें आरए तत्व नहीं पाए जाते हैं वो किसको डोनेट कर सकता है? तो बाबू यह आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों को ही डोनेट कर सकता है। अगला है कि सर अगर आरएच नेगेटिव रिसीव किससे कर सकता है? तो बाबू अगर रिसीव की आप बात करेंगे ना तो यह सिर्फ आरएच नेगेटिव वाला से ही रिसीव करेगा। थोड़ी सी बातें मुश्किल हैं जो समझने में परेशानी हो रही होगी बाबू आपको, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा कठिन है, लोग इन पॉइंटों को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सोचा कि आपको मैं ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो बाबू हल्का सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कैसे ये आरएच पॉजिटिव किसको देगा, किससे लेगा, हल्का सा इसको और डिटेल्स समझाते हैं। जैसे मान लीजिए तो अगर ए बी है तो हो सकता है कि कुछ मनुष्य ऐसे होंगे ए बी रक्त समूह वाला जिसमें आरए तत्व पाया जाता होगा, और कुछ ए बी रक्त समूह वाले वैसे होंगे जिसमें आरए तत्व नहीं पाया जाता होगा। जिसमें पाया जाता होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए बी पॉजिटिव होगा, और जिसमें नहीं पाया जाता होगा उसका कैसा होगा? ए बी नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं कि सर अगर ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो रक्त किससे डोनेट कर सकता है, किसको रक्त दे सकता है?
तो बाबू अगर रक्त देने की बात होगी ना तो RH पॉजिटिव वाला किसको देगा, सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा। आपको पता है कि बाबू अभी बताए हुए हैं कि AB रक्त किसको देता है, सिर्फ AB को ही देता है। अगर देने की बात होगी तो AB किसको देगा, सिर्फ AB को रक्त देता है। तो बाबू AB पॉजिटिव वाला सिर्फ किसको देगा, AB पॉजिटिव, देख रहे हैं ना, RH पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को, तो AB पॉजिटिव को देगा। बाबू थोड़ा सा कठिन है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर AB पॉजिटिव वाला किससे रिसीव करेगा, तो ये तो बात आपको बता चुके हैं कि जो AB होता है ना वो सबके रक्त को रिसीव कर लेता है। किसी भी कोई भी रक्त समूह है वो सबके रक्त समूह को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ क्या है बाबू, यहाँ तो है पॉजिटिव, तो बाबू RH अगर पॉजिटिव है, अगर RH तत्व तो पाए जा रहे हैं तो किसका रिसीव करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का। कहने का मतलब कि सर AB पॉजिटिव, अगर AB की हम बात करेंगे तो सर AB सबके रक्त को आप ले सकता है। और यहाँ पता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव सबके रक्त को लेगा, यानी कि आल पॉजिटिव बाबू, आल पॉजिटिव और आल नेगेटिव जितने भी रक्त समूह है ना सबके रक्त समूह को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे सर AB नेगेटिव किसको रक्त डोनेट करेगा, किसको रक्त डोनेट करेगा, तो बाबू हमको तो पता है कि डोनेट किसको करता है। यहाँ देख लीजिए AB हमेशा AB को डोनेट करता है, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव में किसको, पॉजिटिव वाला को भी डोनेट करेगा, नेगेटिव वाला को भी, यानी कि यह AB पॉजिटिव को भी दे देगा और AB नेगेटिव को भी रक्त दे देगा। ठीक है, अब अगर AB नेगेटिव है तो किससे रिसीव करेगा, RECIV किससे रिसीव करेगा बाबू, तो रिसीव की जब बात करते हैं सर तो ये तो सबसे रिसीव करता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से रिसीव कर रहा है। तो बाबू AB नेगेटिव वाला सिर्फ किससे रिसीव करेगा, AB नेगेटिव से ही रिसीव करेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन दो प्रकार से बन जाएंगे, ऑप्शन दो प्रकार से बन जाएंगे एक ही क्वेश्चन का। पहला पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा बाबू, AB हो जाएगा। अगर ऑप्शन में AB दिया हो तो AB हो जाएगा, और अगर आपको ऑप्शन में AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव दोनों दे दे तो क्या होगा, तो बाबू आप देख रहे हैं कि आल पॉजिटिव आल नेगेटिव रक्त समूह को कौन रिसीव कर रहा है, AB पॉजिटिव वाला। तो वास्तव में जो AB पॉजिटिव होता है ना उसे ही सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बाबू अगर आप O की बात करेंगे ना, O की अब बात करेंगे तो O में भी एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इस तरीक़ा से जैसे हम आपको बताए हैं वैसे आप घर पर अपने से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा कि वो पॉजिटिव किससे लेगा किसको देगा, O नेगेटिव किससे लेगा किसको देगा। वैसे मैं बता दूं कि जो O होता है रक्त समूह उसे हम क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में O पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए बाबू तो वास्तव में वो जो नेगेटिव होता है ना वो नेगेटिव को बाबू सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा कठिन था लेकिन कोशिश आप करेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी। एक से दो बार वीडियो देखेंगे सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। बाबू अक्सर इसको लोग छोड़ देते हैं इसी वजह से क्योंकि ये थोड़े से कठिन हैं, लेकिन मैं कोशिश यही किया कि आपको चीज़ें अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाएं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सर्वदाता दे करके O पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख देता है तो वहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो याद रखेंगे वास्तव में O नेगेटिव ही सर्वदाता होता है और AB पॉजिटिव ही सर्वग्राही रक्त समूह होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे।
आज के लिए इतना रहने देते हैं, बहुत टफेस्ट पॉइंट हो गए हैं। अगले क्लास में थोड़ा सा और भी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत केवल बचा हुआ है रक्त से संबंधित बातें, तो अगले लेक्चर में हम लोग रक्त को फिनिश कर देंगे। उसके बाद बाबू हम लोग ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, सभी लोगों को बाय बाय।